नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राज। आपके अपने जो चैनल शुभम एजुकेशन वाणी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मौर्य डायनेस्टी, तो इस वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी मौर्य वंश का जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किए थे उनके बारे में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं। बिंदुसार मौर्य वंश में 3 प्रतापी शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो वहीं पे मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त हुआ। बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बताएंगे। यहाँ पे बिंदुसार देखिएगा, मौर्य वंश के यानी चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए। तो यहाँ पे एक बिंदुसार और एक बिंबिसार, तो हम लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे बिंदुसार और बिंबिसार में। बिंदुसार यानी मौर्य वंश, बिंबिसार यानी हर्यक वंश। हर्यक वंश के 2 प्रतापी शासक थे, अजातशत्रु और बिंबिसार। तो बिंदुसार यानी मौर्य वंश और बिंबिसार यानी हर्यक वंश। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। बिंदुसार 298 ईस्वी में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु 298 ईस्वी में हुआ। तो 298 ईस्वी के बाद उनका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार 298 में मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो बिंदुसार को हम लोग इतिहास में, हिस्ट्री में हम लोग बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जानते हैं। अमित्र घात का मतलब होता है, अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। तो वहीं पे बौद्ध विद्वान तारकनाथ, ये देखिएगा, बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। यानी तारकनाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राज्य को जीत चुका था। तो वहीं पे जैन धर्म में बिंदुसार को सिंह सेन, ये देखिएगा, जैन धर्म में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। ये सब जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम में रेगुलर वे में आते रहता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ। यानी तक्षशिला जो है झेलम और सिंधु नदी के बीच में है। यानी ये मान लीजिए यहाँ से एक झेलम नदी निकला और यहाँ से एक सिंधु नदी निकला। सिंधु नदी आपको बताए थे पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में देखिएगा। सिंधु नदी जो है आपका तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसी क्षेत्र में कौन तक्षशिला है। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि 2 नदियों के बीच के भूमि को हम लोग द्वाब क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ से एक नदी आया, यहाँ से एक नदी आया, तो इसके बीच के क्षेत्र को जो है द्वाब क्षेत्र कहा जाता है। तो तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच है, ये आपको अभी पता हो गया, सिंधु और झेलम के बीच है। इसी विद्रोह को, यही तक्षशिला में जो 2 विद्रोह हुआ था, इसी विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने बेटा सुसेन को भेजा, उसके बाद अपना बेटा अशोक को वहां पर भेजा। तो वहीं पे बिंदुसार का मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हो गया। एनसीईआरटी देता है 272 ईसा पूर्व और अदर बुक देता है 269 ईसा पूर्व। यानी 298 से 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासन रहा। बिंदुसार जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। अब हम लोग देखते हैं आगे अशोक के बारे में। अब हम लोग देखेंगे बिंदुसार के बाद अशोक के बारे में। अशोक के बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि सभी एग्जाम में अशोक से 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। अशोक 269 ईस्वी में राजगद्दी पर, मगध की राजगद्दी पर 269 ईस्वी में बैठा। तो 272 ईस्वी में, यानी बिंदुसार की मृत्यु 272 ईस्वी में हुई। तो क्या कारण है कि 269 ईस्वी में अशोक राजगद्दी पर बैठा? तो कारण ये है कि 3 साल, जो आप लोग इतिहास में जानते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा, तो वही 3 साल का पीरियड उसी में चला जाता है। तो अशोक 269 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। तो ये हो गया। अशोक की माता का नाम शुभांगिनी था। तो वहीं पे उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, यानी गुरु उपगुप्त हुए अशोक के। तो वहीं पे पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। तो अशोक ने अपना राज्याभिषेक 8 साल के बाद, यानी मगध के राजगद्दी पर बैठने के 8 साल बाद 261 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। इसलिए 261 ईस्वी में कलिंग में, यानी उड़ीसा पे कलिंग के राजा खारवेल को हरा दिया था। यानी कलिंग के युद्ध में अशोक ने खारवेल को हरा दिया। तो वही हराने के बाद अशोक ने
अपना राज्याभिषेक 261 ईस्वी में करवाया। तो वहीं पे अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो वहीं पे अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया। शिलालेख, घर पे जो शिलालेख लगा रहता है उसका प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया। तो अशोक के काल में प्राकृत भाषा अशोक के काल में थी। तो वही लिपि जो थी ब्राह्मणी लिपि थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।